या अल्लाह, खैर। जैसा ही उन्होंने शटर उठाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 31 लाशें वहां से मिली है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है 31 लाशें मिली है, बल्कि ये लफ्ज सही है कि वहां से 31 ढांचे मिले हैं। मगर मामला किस हद तक पेचीदा हो चुका है गुल प्लाजा का कि वहां से अब चीजें चोरी होने की इतलात आ रही हैं। यहां तक भी बात नहीं रुकी, बल्कि बात उससे ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। और एक बाप की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, क्या हो रहा था गुल प्लाजा में आज 5वें दिन और 61 लाशों के साथ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको अनवर साहब की कहानी बताना चाहता हूं। वो अनवर साहब के जो अभी अपने एक बच्चे को, सबसे छोटे बच्चे को दफना कर आए हैं और अब इस इंतजार में है कि उनके बड़े बेटे की लाश या उसकी बाकियात की इतलात मिल जाए। कराची के रिहायशी अनवर के 2 बेटे थे और एक ही दुकान उनकी गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थी। कल बहुत मुश्किल से उनके एक बेटे की लाश मिली जिसके 3 बच्चे थे। उसे तदफीन से जैसे ही वापस आए तो हमने जब उनसे पूछा कि अब क्या होना है, तो उन्होंने कहा कि क्या होना है, मैं अब अपने बड़े बेटे की बाकियात का इंतजार कर रहा हूं। सोचिए कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, मेरे दोनों बच्चों के 3 बच्चे हैं और अब इन सब की कफालत मेरे बूढ़े कांधों पर आ चुकी है। सिर्फ ये एक घर की रुदाद नहीं है, बल्कि ये कई घरों की रुदाद है। आज 5वां दिन, यानी हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल और बुध के दिन जैसे ही रेस्क्यू का अमला एक शटर को उठाता है तो वहां पर उन्हें इंसानी ढांचे ही ढांचे नजर आते हैं। 30 के करीब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक क्रॉकरी की दुकान के अंदर घुस गए और उन्होंने शटर बंद कर दिया। चीखों पुकार, एक दूसरे को जलता हुआ देखना, सबके सामने ये मामलात होते रहे। एक के बाद एक शख्स जलता रहा और जलकर राख में तब्दील हो गया। और कहा जाता है कि जब ये राख बनते हैं तो राख ही फिर बारूद की शक्ल इख्तियार करता है और ये वो बारूद है जो इस जालिम हुक्मरानों पर बरसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रेस्क्यू का अमला, बल्कि मैं इसे लफ्ज को रेस्क्यू नहीं कहूंगा, बल्कि उन बाकियात की तलाश करने वाले वो लोग जब ऊपर जाते हैं तो वो बिल्कुल भी तरबियत याफ्ता नहीं होते। हाथों में ना ग्लव्स होते हैं, ना ही वो अमला होता है कि जो वहां से बाकायदा एक एक चीज की जांच कर कर उसे रख सके, बल्कि चंद अफराद, जो कि बल्कि गैर मकामी अफराद में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वहां जाते हैं, चीजों को उठाते हैं और अपने हाथों से चीजों को उठाकर रखते हैं। सोचिए, अब अगर डीएनए टेस्ट होना है और डीएनए टेस्ट के बाद उनके हाथों के निशान उसके ऊपर आते हैं तो कैसे पहचान होगी। मामला यहां तक नहीं रुकता है, इख्तलाफात की शिद्दत उससे ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है और फिर और कुछ हकाइक सामने आते जा रहे हैं। वहां से जो मलबा उठाया जा रहा था उसके अंदर पैसे थे, रकम थी, और मैंने कल आपको ये बताया था कि ये रकम कितनी बड़ी रकम है। एक एक दुकान के अंदर लाखों रुपए मौजूद हैं, 1200 के करीब दुकानें हैं। मैंने कल आपको बताया था कि एक दुकान में सिर्फ 18 लाख रुपए मौजूद थे। ये अमाउंट तकरीबन कहीं नहीं तो करोड़ों में जा रही है। और जो मलबा उठाया जा रहा है उसके अंदर कॉपर है, उसके अंदर सोना है और उसके अंदर करोड़ों रुपए मौजूद हैं। यही वजह है कि वहां पे डीसी साउथ को ये कहना पड़ा कि 2 डंपर जो कि मलबा लेकर जा रहे थे वो गायब हो गए। जावेद खोसो का ये बयान, जो कि डीसी साउथ है, उन्होंने कहा कि 2 डंपर गायब हो चुके हैं, लेकिन आईजी सिंह इस बात की नफी करते हुए महसूस होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्रॉकरी की दुकान में जो आग लगी है, अब उनके डीएनए के लिए जो मेडिकल सर्जन है, यानी कि जो वहां पर है सर्जन, उनके पास ये तमाम लाशें पहुंच चुकी है। मगर एक हैरत अंगेज वाकया रोनुमा हुआ है और वो हैरत अंगेज वाकया ये हुआ है कि परसों जो बाकियात मिली थी, जो वहां से लोगों के बाकियात हड्डियां मिली थी, उसका डीएनए सैंपल लेने के बाद उसे एदी सर्द खाने में रखा गया था। मगर आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि उन
वो जो बाकियात एडी सर्द खाने में मौजूद थी उन्हें वापस पुलिस सर्जन के पास ले जाया गया। आपको मालूम है कि पुलिस सर्जन के पास क्यों ले जाया गया? मैं आपको बड़ी तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। इसलिए दोबारा से ले जाया गया कि अब उसमें यह एग्जामिन हो रहा है कि कहीं इनके बाकियात के ऊपर कोई केमिकल तो मौजूद नहीं है, यानी कि वो साजिशी नजरिया जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर यकीनी तौर पर कुछ गड़बड़ का मामला है। अब पुलिस वाकई में इस बात को तहकीक कर रही है। जग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन बाकियात को एक बार फिर एडी सेंटर से दोबारा पुलिस सर्जन के पास इसलिए ले जाया जा रहा है कि वहां पर फोरेंसिक टेस्ट के वो सैंपल्स इकट्ठे किए जा सके कि जिससे ये बात मालूम हो सके कि इनके बाकियात के ऊपर क्या कोई ऐसा केमिकल तो मौजूद नहीं है कि जिससे इस बात के शवाहिद मिल सके कि इन्हें आग लगाई गई है। मगर एक और नुक्ता नजर भी है, केमिकल तो जरूर होगा और वो होगा पेट्रोकेमिकल, वही केमिकल के जो आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और वही केमिकल है कि जो दर हकीकत प्लास्टिक के अंदर होता है। तो अगर प्लास्टिक और इस तरह के असरात वहां पर होंगे तो यकीनी तौर पर सैंपल तो मिलेगा ही। मगर इस हवाले से नई चीजें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। एक और बड़ी अहम रिपोर्ट, इसी के साथ एक और बड़ी अहम कड़ी मिलती है और वो है कि जिस केमिकल की तलाश की जा रही है वहीं पर इस बार ऑपरेशन को रोक दिया गया है। वहां पर मौजूद रेस्क्यू अमले और डीसी का कहना यह है कि ऑपरेशन इसलिए रोका गया है कि फिलहाल बाकियात को मजीद तलाश किया जा सके और ये सर्च किया जा सके कि मजीद बाकियात यहाँ पर कौन कौन सी मिल रही है। अब तक की इत्तला के मुताबिक जो डीसी के पास और कमिश्नर के पास जो रिपोर्ट किया गया है वो तकरीबन 85 अफराद के लापता होने का जिक्र किया गया है। अगर बाकियात और पहले दिन जिनकी लाशें मिली थी उनकी कुल तादाद 61 हुई है और इस 61 में अगर आप 6 को माइनस कर दीजिए कि जिनकी पहले दिन लाशें मिली थी तो बाकी बचते हैं 55। पुलिस के मुताबिक और कमिश्नर के मुताबिक 85 अफराद लापता हैं। इसका मतलब यह है कि मजीद 30 अफराद की तलाश की जा रही है। तो इसका मतलब यह होता है कि अब मजीद 30 अफराद की बाकियात को तलाश किया जा रहा है। आप मेरी रिपोर्ट को देखिए, मैंने आपको पिछले दिनों में ये रिपोर्ट वाज़े तौर पर बताई थी कि मेरे मुताबिक और मेरी रेस्क्यू टीम के अंदर जो जादूगरनियां मौजूद हैं उन्होंने मुझे वाज़े तौर पर बताया था कि सब लोगों ने जान बचाने के लिए एक ही दुकान के अंदर गए थे और इसी वजह से जो पिछली बाकियात भी मिली थी उसमें से 8 या 10 लोग एक ही दुकान में मिले थे और अब भी जो 30 के करीब बाकियात मिली है वो एक ही दुकान में मिली है। अब जो आखिरी मंजिल में तलाश की जा रही है वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि अब ये लाशें किसी एक ही दुकान के अंदर या उनकी बाकियात मौजूद हो। तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन को इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि उसे गिराने को या मलबे उठाने के अमल को इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं वहां पर भी कोई बाकियात मौजूद ना हो। ये तादाद में आपको जहां बता रहा हूं वहीं पर कुछ खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और खतरे की घंटियां ये बजी हैं कि उसके बराबर में मौजूद रंपा प्लाजा के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये बात बहुत वाज़े तौर पर है कि पीर के हफ्ते के दिन जब आग लगी थी इतवार को शाम के वक्त रंपा प्लाजा के साथ बुल प्लाजा का वो हिस्सा जो जल रहा था यकदम गिर गया था और यकदम गिरने के बाद उसकी पार्किंग के 2 कॉलम्स बाकायदा इतने मुतासिर हुए थे कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो झुक गए थे। और उसके बाद अब रंपा प्लाजा की पार्किंग को न सिर्फ खत्म किया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, बल्कि उसे खतरनाक करार दिया जा रहा है। तो आपका सवाल यकीनन ये होगा कि क्या पूरे रंपा प्लाजा को खतरनाक करार दिया जा रहा है? तो जवाब है नहीं। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आज दिन है बुध का और आज के दिन भी रंपा प्लाजा के अंदर कारोबारी सरगर्मियां जारी रही हैं और वहां पर काम होता रहा है। अलबत्ता रंपा प्लाजा की पार्किंग को खतरे की घंटी तस्वुर किया जा रहा है। मगर हैरत अंगेज तौर पर वो लोग कि जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा था आज वो बाकायदा मंजर पर आ गए हैं। और हुआ यह है कि मैंने आपसे कहा था कि इस आग के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। मैंने आपको बहुत वाज़े तौर पर कहा था कि मुर्तजा वहाब को अकेला छोड़ दिया गया है खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। मैंने आपको वाज़े तौर पर कहा था कि ये कशीदगी इस हद तक शदीद थी कि पहले सईद गनी का ग्रुप इनसे अलग हुआ,
اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ معاملہ چونکہ ایس بی سی اے تک آ رہا تھا اور بار بار ایس بی سی اے کی کنسٹرکشن پر سوال اٹھا رہا تھا اور اس کی زد میں آ رہے تھے ناصر حسین شاہ، تو ناصر حسین شاہ کے زد میں آنے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ سندھ کے تمام وزراء کا ٹولہ علیحدہ ہو گیا ہے اور یہ مرتضی وہاب الگ ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی میں آپ کو جیو ٹی وی کی وہ ہیڈ لائنز بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ گزشتہ رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جب مرتضی وہاب آئے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ جناب جب پچھلی بار آر جے مال کے اندر، آر جے مال کی ایک اور کہانی آپ کو بتانے والا ہوں، ایک بہت بڑا میڈیا کا گروپ اس کے اندر کیسے کود رہا ہے کہ بڑی تہلکہ انگیز خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، لیکن وہ بعد میں دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آر جے مال کا واقعہ ہوا تھا تو 2 سال پہلے ایک رپورٹ بنائی گئی تھی اور وہ رپورٹ بقول بنا کر کے کہاں کہاں پر اس وقت آگ لگ سکتی ہے اور خطرناک لگ سکتی ہے اور وہاں پر اکوپمنٹ لگ سکتے ہیں، اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو دے دی گئی تھی۔ مرتضی وہاب نے سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب شاہ زیب خانزادہ نے یہ پوچھا کہ یہ آپ نے رپورٹ دی تھی، تو انہوں نے کہا رپورٹ دی تھی، لیکن فوری لمحے کے بعد جب ناصر حسین شاہ کو لیا گیا تو ناصر حسین شاہ نے کہا کہ رپورٹ تو ابھی دی ہے، اسی لیے تو وزیر اعلیٰ برہم ہوئے تھے۔ وہیں سے جیو نے ہیڈ لائن پکڑ لی کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 رہنماؤں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ آمنے سامنے کا معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جس کی خبر میں آپ کو بار بار دے رہا تھا، در حقیقت یہ والا نقطہ تو نقطہ عروج پہنچا ہے، مگر گزشتہ 9 مہینے سے مرتضی وہاب کے سندھ کے وزراء کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مرتضی وہاب کو اس سارے عمل میں سندھ کے وزراء نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور یہ میں بار بار کہہ رہا تھا، اور اب یہ جب پوائنٹ آیا ہے تو اس بار سارا ملبہ سندھ حکومت مرتضی وہاب کے کاندھے پر ڈال کر مرتضی وہاب کو ایک ایڈمنسٹریٹو شہید قرار دینا چاہتی ہے، انتظامی شہید یعنی کہ سیاسی شہید، اس حوالے سے کہ انتظامی طور پر اب ان کی قربانی دینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملبے سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ جب جلے تو راکھ ہو جاتا ہے، اور راکھ بن کر جب بارود بنتا ہے تو وہ سب کو لے کر ڈوبتا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے نااہل، کرپٹ اور کئی وزراء اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اپنا ملبہ مرتضی وہاب پر ڈال کر اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو شاید یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا، لیکن یہ صورتحال انتہائی گمبھیر جہاں ہوئی ہے وہیں پر اس سلسلے میں ایک نئی کڑی آئی ہے۔ اس وقت گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی تاجروں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اب اس میں ایک نیا ٹرن پوائنٹ آیا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں ایک بات واضح طور پر بتائی تھی کہ ایک گہری سازش کیا ہوئی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی سازشی نقطہ نظر ہے۔ اس کے 2 پہلو تھے۔ پہلا یہ پہلو تھا کہ کیا ان کو بھتے کی پرچی آئی ہے، تو دوسرا معاملہ یہ تھا کہ کیا اس کو کوئی بلڈر مافیا اس کو لے رہا ہے، اور تیسرا مافیا یہ تھا کہ جناب اس کی یونین کے صدر کے مختلف بلڈروں کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں۔ تو میں نے آپ کو اس وقت ایک بات واضح طور پر بتائی تھی کہ جو اس کے یونین کا سربراہ ہے جو آر جے مال تھا، اس آر جے مال کے اندر ایک کہانی نیا روپ اختیار کر گئی تھی، اور آر جے مال کے اندر جو اے آر وائی گروپ ہے، یعنی اے آر وائی نیوز، اے آر وائی گروپ، وہ اس کے اندر ضرور پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اے آر وائی نیوز سامنے آیا ہے اور سلمان اقبال خود گل پلازا کی جگہ پر گئے اور انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ جناب 5 ارب روپے میں دکانداروں کو ایز قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ 5 ارب روپے قرض دینے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور بعد میں یہ رقم واپس کر سکے۔ آپ کے علم میں ہوگا اس وقت ان کا مین معاملے کے اندر داخل ہونا، خود اے آر وائی گروپ کا اس معاملے کے اندر داخل ہونا نئی چیزوں کو جنم دے رہا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کہ جناب والا ہم آپ کی یہاں پر لوگوں کی مدد کریں گے، مگر اب تک ان لوگوں کی مدد نہیں کی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جن کی دکانیں جل گئی، جن کے پاس کاروبار چلا گیا، جو روز کھاتے ہیں، جو روز کماتے ہیں، ان کے لیے فوری کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے کہ جناب آپ کے پاس اگر جو وہاں مزدور کام کرتے تھے، جو وہاں پر لوگ کام کرتے تھے، تو ان کو کم سے کم کچھ اماؤنٹ ایسا دیا جاتا کہ ان کی زندگی کا گزر بسر ہو سکتا، لیکن ابھی تک وہ نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں پر لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہم ان کی سروے کرنے کے بعد ان کو رقم دیں گے، کم سے کم ایک امدادی رقم ان ملازمین کے لیے، ان مالکان کے لیے تو ہونی چاہیے تھی، ان لواحقین کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سب نہیں ہو سکا۔
ऐसी सूरत में इजलास पर इजलास हो रहे हैं, दावों पर दावे हो रहे हैं, और एक साहब जो कि खुद एक एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर कहते हैं कि मैं इसको करोड़ों रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन जब मिलेंगे तब की बात है। मगर सवाल अब भी बहुत गहरा है। साजिश का दूसरा नजरिया और दूसरी बातें एक तरफ है, मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला उन लवाहिकीन को तसल्ली देना और उनकी रिपोर्ट को देना है। इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहा जाता है, फॉरेंसिक लैब कहा जाता है। वो इस वक्त इन तमाम का डीएनए का सैंपल्स को प्रोसेस कर रही है, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एकदम ही इतने सारी चीजों को एक साथ कर सके, जिसकी वजह से इस मामले के अंदर डिले पे डिले हो रहा है। और अब तक जिनकी बाकियात मिली थी पीर के रोज, मंगल और बुध का दिन हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि जिनकी बाकियात मिली थी पीर के रोज, उनके हवाले से उनके डीएनए सैंपल्स और उनके डीएनए की चीजें चेक कर वो आपको मिलेगी जुमे के दिन, जुमे की शाम को या फिर हफ्ते के दिन। उसमें से 6 या 7 की शनाख्त जो है वो हफ्ते तक का मुमकिन होगा, और बाकी जिनकी बाकियात आज मिली है इनका प्रोसेस होगा इतवार या पीर के दिन, अगर यह मुसलसल तौर पर काम करते रहते हैं तो। एक तरफ आग बुझाने का अमल बहुत ज्यादा लेट हुआ, लोगों को बचाया नहीं जा सका, और उसके बाद अब तीसरा स्टेप के उन लवाहिकीन के लिए उनके डीएनए करके उनकी बाकियात उनके हवाले करने का अमल वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया। और चौथा स्टेप तो बहुत दूर की बात है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, जो लोग इस वक्त जो मालकान मुतासिर हुए उन्हें किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, और जो वहां पर इस वक्त लोग काम करते थे उन्हें किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। मगर इसमें एक और कहानी भी सामने आई है। आज हमारी गुफ्तगू हुई है उन तमाम लोगों से कि जो इन दुकानदारों को माल देते थे, यानी कि जो कि इनको इंस्टॉलमेंट पर या कर्ज पर या फिर किसी और सूरत में इनको माल देते थे। इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है और वो लोग भी सर पकड़ कर बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका करोड़ सवा करोड़ रुपए का माल वहां पर जाता था। आज हमारी उस हवाले से कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया ही है कि भाई कम से कम एक इन सबको माल देने वाले, ईद का सीजन था, सबने अपना माल इनको दिया हुआ था और ये तकरीबन चीजें जल चुकी हैं, और जलने के बाद अब उनके पैसे रिटर्न करने के भी कोई चांसेस नजर नहीं आते हैं। तो हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई है, और इस सूरत हाल में ना ही हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो दे रही है ना कोई और तवज्जो दे रहा है। ये है अब तक की सारी सूरत हाल। यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत अपने इख्तलाफात की वजह से अब मलबा कहीं और डाल रही है, और साजिशी नजरियात मजीद तेज से तेज होते जा रहे हैं। पूरी ग्राउंड सूरत हाल ये, इसमें मजीद जो तफसीलात आएगी कल के रोज फिर हम इसमें मजीद आपको तफसीलात देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।